हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो आप डेली का डेली क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एमजेटी ऐप से। गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए। यहीं पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री में क्विजेस, बहुत सारे हमारे वीडियो कोर्सेज और बहुत सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्विकली रिवीजन कर लेंगे कल के करंट अफेयर का। तो अभी कल न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा करी है। इसके अलावा ओडिशा राज्य सरकार ने सफल नाम का किसान कल्याण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च की है बीएसई ने, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। हरियाणा राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और चाइना की कंपनी Xiaomi जो है, ये भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद करेगी, यानी कि जो आप एमआई पे यूज करते थे वो अब यहाँ पर इंडिया में नहीं चलेगा। इसके अलावा न्यूज थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव आयोजित किया गया। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है फाइनली। 44 बिलियन डॉलर में ये डील क्लोज हुई है। सर्बानंद सोनोवाल जी जम्मू कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किए हैं। ये आयुष मंत्री भी हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह से ईरान को भी अब बाहर कर दिया गया है। ईरान के साथ साथ रूस और बेलारूस को भी बाहर किया गया है। और अभी हाल ही में चाइना ने ओरल वैक्सीन लॉन्च की है। दुनिया की पहली कोविड-19 की ओरल वैक्सीन है ये। ठीक है, ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को आप सबको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ विश्व बचत दिवस भी मनाया जाता है। तो हम लोग दोनों दिवस के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, उपरोक्त दोनों यहाँ पर आप ऑप्शन लगा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को ही। फिलहाल राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोस्तों, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 2014 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। दोस्तों इन्होंने 567 से ज्यादा रियासतों को भारत में एक साथ विलय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा जब बैठक हुई थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। तो उसमें प्रांतीय समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था और संघ समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी वाली क्लास में। फिलहाल राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात आए तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं भूलना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के मूर्ति है और जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास में है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, उसका जो अभी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचाई वाला दुनिया की सबसे ऊंची ये मूर्ति है। ठीक है, इसको बनाया है L&T ने, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और इसको डिजाइन किसने किया था? राम वी सुतार ने। किसने? राम वी सुतार ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 3000 करोड़ में बनकर के ये तैयार हुई थी। 31 अक्टूबर 2018 को इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बात करते हैं विश्व बचत दिवस की। वर्ल्ड सेविंग्स डे। तो दोस्तों विश्व भर में बचत के बारे में बढ़ावा देने के लिए, बचत के बारे में बताने के लिए, लोगों को सेविंग का महत्व बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सेविंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फ्यूचर में काम आने के लिए, जिससे फ्यूचर के लिए आप रेडी रह सके, फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निपट सके, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, 1924 में इटली के मिलान में एक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस आयोजित की गई थी 31 अक्टूबर को। इसी वजह से ये 31 अक्टूबर दिवस चुना गया है। क्लियर? अब तो देखो अक्टूबर का मंथ हो गया कंप्लीट, तो अक्टूबर महीने की ये सभी करंट अफेयर के जो दिवस आए हैं ना, उनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए क्विकली एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट दिन है आज अक्टूबर दिवस का। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर का दिवस तो आपको नहीं मिलेगा, नवंबर का मिलेगा।
1 अक्टूबर को ये 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर को 2 दिवस बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर और विश्व कृषि पशु दिवस। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। विश्व कपास दिवस दोस्तों ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को ही इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। वहीं 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इसके अलावा दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। और वैसे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस। 28 को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे और 29 को इंटरनेट डे मनाया गया। क्लियर? तो अक्टूबर महीने का सभी महत्वपूर्ण दिवस आपका हो गया तैयार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसकी पीडीएफ आपको रोजाना भेज दी जाती है एप्लीकेशन पर। तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करके वहां पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको डेली का जो ये करंट अफेयर अपलोड होता है पीडीएफ, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल वाली। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? राजसमंद, राजस्थान में। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि दोस्तों भगवान शंकर की दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली ये मूर्ति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर की ये सबसे ऊंची मूर्ति है, टालेस्ट शिवा स्टैचू है। ठीक है, ये नाथ द्वारा राजस्थान में स्थापित करी गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मोरारी बापू जी ने किया। मोरारी बापू गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक हैं, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया अभी 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजसमंद जिले में पड़ता है नाथ द्वारा। 369 फुट ऊंचाई वाला ये भगवान शंकर की ये मूर्ति है। इस प्रतिमा को 2 नाम से जाना जाता है, एक तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं, एक विश्व स्वरूपम भी कहा गया है। ठीक है ना, भगवान शंकर के विश्व स्वरूपम अवतार को यहाँ पर मतलब बनाया गया है। क्लियर? दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की ये प्रतिमा है। अब देखिए, ये है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। कुछ दिन पहले आया था स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये क्या था? ये मूर्ति थी रामानुजाचार्य जी की। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति थी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अभी हमने शुरू में बात किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी है? ये वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ठीक है, और अब स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये भगवान शंकर की ये प्रतिमा है नाथ द्वारा राजसमंद जिले में। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे। हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों भारत ने। सुल्तान जौहर कप ये हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट होता है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत लिया है। भारत दोस्तों तीसरी बार सुल्तान जौहर कप जीता है। यहां पर आप देख पाओगे 5-4 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ठीक है, और 2013 और 2014 में जीतने के बाद अब भारत तीसरी बार है जब सुल्तान जौहर कप जीत लिया है। ठीक है, भारत ये टीम 3 बार विजेता रह चुकी है। अंडर 21 की पुरुष हॉकी टीम थी जिसने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सुदीप चिर्मा को। अब ये तो हुई टूर्नामेंट की बात। अभी पिछले दिनों में कई टूर्नामेंट हुए हैं जिसमें कुछ में जीत मिली है, कुछ में हार मिली है। चलिए थोड़ा सा लुक करते हैं। अभी एशिया कप हुआ। एशिया कप दोस्तों क्रिकेट वाला हुआ था ना, एशिया कप क्रिकेट का। तो इसमें 2 हुआ, एक मेंस का एक विमेंस का। चलो तो मेंस वाला किसने जीता और विमेंस वाला किसने जीता? विमेंस वाला किसने जीता? मेंस वाला जीत लिया दोस्तों श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने जीता मेंस वाला, और विमेन वाला जीता इंडिया टीम ने। ठीक है ना, क्रिकेट की बात हो रही है। एशिया क्रिकेट कप जब हुआ तो एशिया क्रिकेट कप में मेन वाला जो हुआ उसमें श्रीलंका ने जीता, विमेन वाला हुआ इंडिया ने जीता। इसके अलावा अभी T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, वैसे पाकिस्तान तो बाहर हो गया है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे हम लोग अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है। ठीक है, विमेंस वाला
फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है और उसको स्पेन ने जीत लिया है। तो ये भी अभी ही बता देते हैं, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन भी इसको देख करके डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है, हाल ही में लुइज इनासियो लूला डा साल्वा ये किस देश के राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों लूला डा साल्वा ये बन गए हैं ब्राजील के एक बार फिर से प्रेसिडेंट। ब्राजील की ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन लगातार नहीं बने हुए हैं, ये जेल भी जा चुके हैं। इनकी स्टोरी काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। ब्राजील के ये राष्ट्रपति बने हैं और बहुत ही समझ लो जोरदार टक्कर हुई, चुनाव हुआ और बहुत ही कम अंतर से ये जीते हुए हैं। इन्होंने जेयर बोल्सोनारो को हराया। जेयर बोल्सोनारो जो कि अभी तक प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, ये 49.17% वोट पाए और ये 50.83% वोट पाए लूला डा साल्वा। लूला डा साल्वा 2003 से 2010 तक 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। दोस्तों लूला डा साल्वा ना, ये राष्ट्रपति जब हटाए गए पद से 2018 में इन पर केस हुआ, ये जेल भी गए। 540 दिन के आसपास में इनको जेल हुआ। इनके बारे में जब आप पढ़ोगे, अब जब ये राष्ट्रपति बने हैं तो इनकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, मैंने भी पढ़ा कल। तो ये जीरो से उठ करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं किया, पेपर बांटे और बचपन में मतलब बहुत छोटे छोटे वर्कर का काम किया, वहां से लेकर के ये यहाँ तक का इनका सफर रहा। इसके बाद भी 2 टर्म प्रेसिडेंट रहने के बाद भी इनको जेल जाना पड़ा, वहां से फिर आए, फिर बैकअप किए और फिर अब देखो राष्ट्रपति दोबारा से बन गए हैं। फिलहाल ब्राजील की बात करेंगे हम लोग। ब्राजील दोस्तों, इसकी राजधानी होती है ब्रासीलिया। इनकी मुद्रा ब्रासीलिया रियल होता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश माना जाता है। चिली और इक्वाडोर को अगर छोड़ दें तो दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं ना, सबसे बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका के किस देश से ब्राजील अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो आपको अगर ऑप्शन में चिली और इक्वाडोर दिख जाएगा तब आप लगा दीजिएगा, बाकी जितने भी देश दिखे सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों तो ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जाने का 2 रास्ता है, एक तो आप इधर से जाओ अफ्रीका होते हुए, एक आप इधर से चले आओ क्योंकि पृथ्वी तो अपनी गोल है, तो इधर से चले आओ। तो इधर आपको दिखेगा ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें 3 देश आपको मिल जाएंगे, कनाडा और यूएसए और नीचे मैक्सिको, और यहाँ पर आपको दिखेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखेंगे आप तो ये सबसे बड़ा वाला जो देश है ना, ये है ब्राजील। ये यहाँ तक फैला हुआ है, सबसे बड़ा देश है और यही वजह है, ये देखिए सबसे बॉर्डर अपना शेयर करते हुए आ रहा है, ठीक है ना। बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ठीक है, पराग्वे, उरुग्वे, सबसे अर्जेंटीना, सबसे सिर्फ और सिर्फ ये चिली से नहीं शेयर कर पा रहा क्योंकि चिली के इधर अर्जेंटीना और बोलिविया पड़ जाता है बॉर्डर में, और इधर इक्वाडोर इससे अछूता रह जा रहा है, ठीक है। बाकी सभी से बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। ब्राजील दोस्तों ये ब्रिक्स कंट्रीज का भी मेंबर है। ब्राजील में आप देखते हो पहला जो ब्रिक्स में बी है वो ब्राजील ही है, ठीक है। ब्रासीलिया इसकी कैपिटल है। लूला डी साल्वा अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? जायर बोल्सोनारो की जगह पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली कंपनी बनी? तो दोस्तों मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली ना पहली कंपनी बन गई है RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। या कह दें अगर साफ से रिलायंस जियो तो कोई बुरी बात नहीं होगी। रिलायंस जियो जो है ना, ये मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही पार्ट है रिलायंस जियो। तो इसने मेटावर्स में अभी अर्निंग कॉल अपनी पोस्ट करी हुई है और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन कंपनी बन गई। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे, RIL बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू पोस्ट अर्निंग कॉल ऑन मेटावर्स। मेटावर्स तो आप जानते हो वर्चुअल दुनिया, ठीक है। मेटावर्स के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है अपने दूसरे क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के अर्निंग कॉल की कार्यवाही मेटावर्स पर इसने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, RIL का जो मेटावर्स है ना, इसको बनाया है जी-मेट्री ने। जी-मेट्री के साथ साझेदारी करके ये बना रहा है। आपको पता होगा रिलायंस जियो ने ही अभी 5वें इंडिया नेशनल कांग्रेस में 5G अपना लॉन्च किया था। PM मोदी जी ने लॉन्च किया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में जियो का 5G। इंडिया में पहली बार 5G शुरू हुआ, ठीक है। 1 अक्टूबर से शुरुआत हो गई इंडिया में 5G की भी। तो रिलायंस और एयरटेल वर्तमान में 5G सर्विसेज इंडिया में दे रही हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो अभी इसका AGM हुआ था ना,
एनुअल जनरल मीटिंग, उसी में डिसाइड कर दिया था कि अब इसके जो यूनिट्स होंगे, यानी कि रिलायंस जियो जो होगा, इसके अलावा रिलायंस रिटेल होगा जिसे जियो मार्ट वगैरह, इन दोनों की जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दिए हैं। रिलायंस जियो जो है ना, इसकी जिम्मेदारी ये आकाश अंबानी को दे दिए हैं, यानी इसके सीईओ बन गए आकाश अंबानी। और रिलायंस का जो जियो मार्ट है, रिटेल सेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी दे दी है इन्होंने ईसा अंबानी को, ठीक है, जो इनकी बेटी हैं। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक ना। चलो अब मेटावर्स पर आते हैं। मेटावर्स दोस्तों एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें क्या होता है कि आप दूर से ही किसी को, जैसे वीडियो कॉलिंग अभी तक करते थे तो 2D में था, अब ये होगा कि आप प्रत्यक्ष रूप से सामने आमने सामने की तरह वर्चुअल दुनिया में बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आने वाला समय है वर्चुअल दुनिया यानी मेटावर्स। मेटावर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, अभी कुछ फैक्ट हैं जिनको आप लोग जान लो, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेटावर्स पर अपनी ब्रांच खोलने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बना, तो आप बताएंगे जेपी मॉर्गन बैंक बना था, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का पहला बैंक कौन बना, तो आप बताएंगे किया.ai, किया.ai बैंक है भारत का पहला बैंक। अच्छा, आईपीएल की कौन सी टीम मेटावर्स पर अपना लोगो और टी शर्ट लॉन्च करी थी, तो गुजरात टाइटंस ने लॉन्च किया था। आगे चल करके गुजरात टाइटंस विजेता भी बनी आईपीएल की, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कहां पर उद्भव उत्सव 2022 मनाया गया, तो उद्भव उत्सव दोस्तों अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया गया। उद्भव उत्सव ये 5 दिवसीय उत्सव है और ये अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है, ठीक है ना, इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों से लोग आए और पार्टिसिपेट किए इसमें। तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये आयोजित किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया में। अब देखो 17वां इस बार का संस्करण था। इसका उद्घाटन ताइवान के राजदूत बॉसवान गेर ने किया। अब इसका उद्घाटन देख करके ना दुनिया भर में खलबली भी मच गई। देखो भारत में ताइवान के राजदूत किसी महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं, तो मतलब भारत जो है ये ताइवान की तरफ है और इससे चाइना को साफ साफ संदेश मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य ये समारोह था। इसमें ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ सबसे 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश का ये उत्सव था, तो मध्य प्रदेश के और उत्सव हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लोकरंग महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, उज्जैन कुंभ मेला मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्षिप्रा नदी किनारे। वहीं पर महाकाल कॉरिडोर का भी अभी उद्घाटन हुआ था। नागाजी मेला, कालिदास समारोह, तानसेन महोत्सव, भगोरिया हाट मेला, ड्रोन महोत्सव भी अभी आयोजित किया गया था, भारत का पहला ड्रोन महोत्सव, ठीक है ना, ड्रोन मेला। आगे हाल ही में स्पेन ने किसको हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता, तो दोस्तों स्पेन ने जीत लिया है फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप। इसने कोलंबिया को हरा करके जीता है, ठीक है। स्पेन का ये दूसरा खिताब था, 2 टाइम विनर बन गया है ये, ठीक है। स्पेनिश फुटबॉल टीम अंडर 17 का विमेन वर्ल्ड कप ये भारत में आयोजित हो रहा था, भारत इसकी मेजबानी कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ये टूर्नामेंट हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। स्पेन में ये फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप हुआ, कोलंबिया उपविजेता रहा। फाइनल मैच का आयोजन इसका डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां कहां पर, एक तो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, एक कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और एक होगा गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो ये 3 स्टेडियम में ये मैच खेला गया, जिसमें फाइनल खेला गया डीवाई पाटिल स्टेडियम में। 7वां इस बार का संस्करण था। 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसका मस्कट क्या रखा गया था, इभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मस्कट इभा रखा गया था। अच्छा, स्पेन ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। पिछली बार जब 2018 में हुआ था तब भी स्पेन ने ही जीता था, ठीक है। तो स्पेन आप याद रखेंगे। वैसे फीफा से याद आया, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मेन वाला जो वर्ल्ड कप है ये कतर में आयोजित किया जा रहा है और कतर में देखना होगा कौन जीतता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और जरूरी जानकारी है आप लोग के लिए, ब्रह्मोस 2022 ई बुक लॉन्च करी गई है। जनवरी से अक्टूबर तक का सारा कुछ 100% कवरेज के साथ ये ई बुक होगी। कुछ इस प्रकार से ई बुक आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगा टॉपिक वाइज, यानी कि वो भी डिटेल्स के साथ, कौन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दिवस, थीम, नियुक्तियां, निधन, इस्तीफे, राष्ट्रीय घटनाएं राज्यवार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देशवार, खेल खिलाड़ी, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, सम्मान, सैन्य अभ्यास, ब्रांड एम्बेसडर, योजना, सम्मेलन, महोत्सव, मेले, बहुत सारी चीजें, बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको कैटेगरी वाइज करके डिटेल के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो अभी एग्जाम हुआ था ना,
जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सभी का सभी सॉल्यूशन पेपर भी दिया गया है, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया लगा पाओगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो और ये पूरी की पूरी ई बुक पढ़ोगे अगर, तो लास्ट में ये पेपर दिया गया है और इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो तुरंत आपको ये देख करके खुशी होगी कि सारी के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये तो इसी ई बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के कंटेंट को ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल सी पेट में। बहुत सारे क्वेश्चन जो 2021 के पूछे गए थे, उनको मैंने रिवीजन पॉइंट में डाल रखा था, इस वजह से वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपका आने वाले टाइम में कोई सा भी एग्जाम लगा हुआ है, तो आप इस एक ई बुक से तैयारी कर सकते हो। सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करंट अफेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, मात्र एक इस ई बुक से। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस ई बुक के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनवरी से अक्टूबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस ई बुक को आप एमजीटी ऐप पर जाकर के ले पाओगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो पोलैंड ने दोस्तों अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अभी हाल ही में अमेरिका के साथ साझेदारी की है। एक्चुअली में अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ मिल करके पोलैंड में बनाया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। पोलैंड चूज यूएस फर्म, यूएस की फर्म है, उसको चूज किया है बिल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। तो बाल्टिक सागर के तट पर ये पोमेरानिया प्रांत में बनाया जाएगा। ये दोस्तों 3 रिएक्टर के साथ 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। $40 बिलियन का इस पर खर्च आने वाला है। तो अमेरिकी फर्म है वेस्टिंग हाउस, इसके सहयोग से ये बनाएगा पोलैंड। पोलैंड चूंकि अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों यूक्रेन के साथ, तो ऐसे में ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो यूक्रेन में क्या चल रहा है। ठीक है, फिलहाल चलिए वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देख करके और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा होती है, जुलोटी यहाँ की मुद्रा, और राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डुडा। अगेन आप वर्ल्ड मैप में देख पाओगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब की बार आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अब की बार आपको आना है यहीं पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में खास करके मिडल यूरोप में आप आ जाओगे, इधर थोड़ा सा एशिया के साइड में, तो ये आपको दिखेगा यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन के इस साइड में अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको पोलैंड दिखेगा, बिल्कुल मिडल यूरोप समझ लो। ये रहा पोलैंड। पोलैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस से, और बेलारूस फुल सपोर्ट करता है रसिया का। ठीक है, ऐसे में पोलैंड में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। ठीक है, पोलैंड अपना बॉर्डर यूक्रेन से भी शेयर किया करता है। चलो, तो पोलैंड यहाँ पर स्थित है, और इधर ये जर्मनी से, इसके अलावा इधर पराग्वे से, स्लोवाकिया से बॉर्डर शेयर किया करता है, याद रखेंगे आप। बाल्टिक सागर यहाँ पर है ऊपर, और यहीं बाल्टिक सागर के पास में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा इसकी तटों पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक, इन देशों की नौसेनाओं ने त्रिपक्षीय अभ्यास किया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन दोस्तों तंजानिया में किया गया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक, ये देशों के बीच, नौसेनाओं के बीच ये त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया होल्ड्स फर्स्ट इवर ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज विद अफ्रीका। देखो, ये तंजानिया और ये सब जो कंट्री है ना, मोजाम्बिक, ये सभी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो किसी अफ्रीकन कंट्रीज के बीच पहला ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज हुआ भारत के साथ। तो डार एस सलाम तंजानिया में हुआ 27 से 29 अक्टूबर के बीच में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किसने किया था? तो दोस्तों गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर, मार्कोस, ये सभी के द्वारा किया गया था। आईएनएस तर्कस वहां पर गया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, किसी किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि भारत ने अपना कौन सा शिप भेजा था, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। आगे अब कुछ और जो अभ्यास हुए रिसेंटली, उनका रिवीजन करते हैं। अभी गरुण हुआ भारत फ्रांस के बीच में, युद्ध अभ्यास हुआ भारत अमेरिका के बीच में। वैसे भारत फ्रांस के बीच में और क्या क्या होता है? गरुण होता है, वरुण होता है, शक्ति भी होता है। ऐसे ही अमेरिका और भारत के बीच में टाइगर ट्रम्प होता है, युद्ध अभ्यास होता है। अभ्यास 01 2022 इस बार हुआ। इसके अलावा वज्र प्रहार भी होता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मालाबार ये क्वाड कंट्रीज के बीच में हुआ, इन 4 देशों के बीच में। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत करने की घोषणा करी? तो दोस्तों अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने ना एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कक्षा 4 से लेकर के स्नातक स्तर तक के जो भी छात्र होंगे,
उनके सिलेबस में आपदा और महामारी प्रबंधन शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक्चुअली में उड़ीसा वगैरह में ना बहुत ज्यादा ये आपदा आया करती हैं, खास करके चक्रवाती तूफान। तो आपदाओं के लिए बच्चों को पहले से ही, बचपन से ही तैयार किया जाए, जिससे उनको पता रहे कि आपदा के अवसर पर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाना है। तो इसके लिए कक्षा 4 से ही पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। डिजास्टर एंड पेंडेमिक प्रिपरेशन कराया जाएगा और स्नातक तक पढ़ाया जाएगा, स्नातक स्तर तक। तो उनको बेसिक से लेकर के एडवांस स्तर तक बिल्कुल तैयार किया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर जब तक नागरिक अवेयर नहीं रहेंगे कि कैसे बचना है आपदा के टाइम, तब तक कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी कुछ कर दो, एनडीआरएफ की टीम लगा दो, लेकिन लॉसेस होते रहेंगे। ऐसे में अगर बचपन से ही बच्चे तैयार होते रहेंगे तो कंपैरेटिवली कम लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, 29 अक्टूबर को ना आपदा तैयारी दिवस मनाता है उड़ीसा। ये क्यों मनाता है? क्योंकि 1999 में इसी दिन महाचक्रवात आया था उड़ीसा में, और ये इतना बड़ा था कि आप ऐसे ही सोच लो कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इसमें। ये ऑफिशियल डाटा है, कितने लोग लापता हो गए थे। आज वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, इसे राज्यों वाला जो पेज लगाता हूँ वो नहीं लगाया हुआ हूँ। फिलहाल वीडियो कैसी लगी है आप लोग लाइक शेयर करके हमें बता दीजिएगा। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें यहाँ पर मैच करना था, तो प्रणय वर्मा जो है बांग्लादेश के राजदूत है, संजय कुमार वर्मा कनाडा में, प्रकाश चंद्र एरिस्ट्रिया और नागेश सिंह थाईलैंड में बनाए गए हैं राजदूत। ऐसे ही गणेश जी की फोटो किस देश की करेंसी पर है नोट अंकित है, तो इसको मैंने पूछा था, तो ये इंडोनेशिया इसमें करेक्ट आंसर होगा। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील की, सांभर झील की, वुलर झील की, वेरीनाग झील। दोनों आप क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा डिटेल में। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ पा जाओगे हमारे एप्लीकेशन पर, और टेलीग्राम पर वन लाइनर भेज जाता है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ई बुक चाहते हो तो ई बुक भी आप ले सकते हो एमजेटीएफ पर जाकर के। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।